क्लास 12 के बच्चे ध्यान दें कि अभी हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं मानसिकता एवं विकास। तो विकास पढ़ना नहीं है, केवल आनुवंशिकता पढ़ना है। तो आनुवंशिकता में हम वर्णानुक्रम पढ़े थे, वर्णानुक्रम के कुछ सवाल भी कराए थे। अब हमारा उसी में अगला टॉपिक है हीमोफीलिया। देखिए जो वर्णानुक्रम हीमोफीलिया है यह बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो इसको रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको ध्यान से पढ़ें और इसे याद रखें ताकि आपका बोर्ड में छूटने न पाए। तो हीमोफीलिया को हम बताते हैं। देखिए जो हीमोफीलिया होता है यह एक लिंग संलग्न लक्षण है तथा यह एक आनुवंशिक रोग होता है। यह जो रोग है यह सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के शरीर में पाया गया था। सामान्यतः उनके माता पिता का चेकअप कराने पर उनके माता पिता को सामान्य पाए गए, परंतु रानी विक्टोरिया में यह रोग पाया गया। तो इससे यह अंदाजा लगाया गया कि रानी विक्टोरिया में जीन उत्परिवर्तन के कारण यह रोग उत्पन्न हुआ है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें मनुष्य के रुधिर का थक्का नहीं जमता है। अर्थात यूं कह लें कि यदि हमें चोट लग गई है और हमारा ब्लड निकल रहा है तो सामान्य तौर पर 2 से 6 मिनट के अंदर अंदर, या अगर कह लें तो 2 से बहुत ज्यादा 3 मिनट के अंदर अंदर हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है अर्थात जम जाता है। परंतु इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का रुधिर 24 घंटे के अंदर भी नहीं जम पाता है, जिसके कारण अधिक रुधिर निकल जाने के कारण व्यक्ति की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। तो आइए हम ये जानते हैं कि जो हीमोफीलिया है वह कितने प्रकार का होता है। तो जो हीमोफीलिया है वह हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए तथा हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए है इसमें ग्लोब्यूलिन नहीं बनता है, जिसके माध्यम से हमारा रुधिर क्लॉट नहीं कर पाता है, जम नहीं पाता है। उसी के बाद जो हमारा हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया बी में थ्रोम्बोप्लास्टिन का कमी हो जाता है, जिसके कारण हमारा रुधिर नहीं जम पाता है, ठीक है। तो यह था हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम H से डिनोट करते हैं। यह हम जब इसकी वंशागति पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो आइए हम हीमोफीलिया की वंशागति देखते हैं। पहले कुछ जानकारी है उसको आप ध्यान से देख लें। वाहक क्या होता है, सामान्य क्या होता है, रोगी क्या होता है, कैसा होगा तो रोगी कहेंगे, कैसा रहेगा तो सामान्य कहेंगे, कैसा रहेगा तो वाहक कहेंगे। यदि महिला की एक अक्ष पर X है तो यह महिला वाहक होती है, ठीक। यदि महिला या पुरुष की किसी भी सूत्र पर X नहीं है तो यह सामान्य होते हैं।
तथा यदि महिला के दोनों अक्ष पर यश हो तो इसे रोगी कहते हैं, तथा पुरुष के एक अक्ष पर यश हो और वायु पर न हो तो इसे रोगी कहते हैं। ठीक, समझ में आया? यक्ष से अलग अलग लक्षण है। तो अब इसके बाद हम सवाल करते हैं। आइए इसको हम छोड़ देते हैं या इसको हम एक साइड लिखते हैं जिससे सवाल करने में आसानी हो। वह रोगी ऐसे लिखते हैं, सामान्य महिला पुरुष वाहक महिला वाहक महिला पुरुष रोगी महिला पुरुष। सामान्य महिला तो XX, सामान्य पुरुष तो XY, वाहक महिला तो XHX, वाहक पुरुष नहीं होता है। ठीक है, वाहक पुरुष नहीं होता है। रोगी महिला XHXH, रोगी पुरुष XHY। ठीक है, ये हमारे अहम बातें हैं कि ज्यादातर बच्चे इसी में गड़बड़ी करते हैं जिससे उनका सवाल नहीं बन पाता है। तो इस चीज को, चाहे वर्णानुता हो, चाहे हीमोफीलिया हो, चाहे सेक्स डिटरमिनेशन हो, इन सब चीजों का बहुत ही महत्व होता है। यही उनके मूल आधार हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पर, हीमोफीलिया पर, कि एक स्त्री जो हीमोफीलिया की रोगी है, उसका विवाह एक सामान्य व्यक्ति से कोष्ठक में पुरुष होता है तो उनके आने वाले संतानों में
संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति बताइए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या दिया है, एक स्त्री जो हीमोफीलिया की रोगी है उसका विवाह एक सामान्य व्यक्ति से यानी पुरुष से होता है तो उनके आने वाले संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति बताइए। देखिए यहाँ पर स्त्री दिया है, स्त्री कैसा दिया है, हीमोफीलिया की रोगी। देखिए रोगी में आइए महिला पर, तो उसके पास जो चीज है वो लिख लीजिए, इधर महिला हो गया या हो गई और इधर पुरुष हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर महिला का दिया है XXXH। ठीक, यहाँ पर महिला का दिया है XXXH यदि रोगी है तो, और दिया है सामान्य पुरुष से होता है तो सामान्य पुरुष के पास देखिए गुणसूत्र क्या है, अक्षर वाई, इधर XY लिख लीजिए। अब इनका क्रॉस करा दीजिए, निकाल लीजिए, तो देखिए क्या होगा XHX। फिर आगे चलेंगे XHY, फिर इससे लेंगे XHX, फिर इससे लेंगे XHY। ठीक, देखिए जिसके पास X है XX है तो मादा है यानी पुत्री हो जाएगी। ठीक, जिसके पास XY है वो तो पुत्र हो जाएगा। ठीक, अगर इनके संतानों में वंशागति पूछे तो देखिए इसके पास 4 संतान है। अगर हम इन संतान को टोटल संतान को यदि 100% मान ले, 100% मान ले, ठीक है, तो 50% जो है वह पुत्री है तथा 50% पुत्र है। ठीक, अब इनमें से यदि हम ये देखें कि वंशागति क्या है तो 50% जो संतानें हैं वह क्या है, वाहक है। पुत्री को देखिए वाहक में आगे XX है तो XHS है तो क्या XX क्या हुआ, वाहक। अब पुत्र में आइए तो पुत्र के पास XHY है, यहाँ से मिलाइए XHY किसमें मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ इसमें XHY है तो XHY किसमें है, रोगी, यानी जो पुत्र है वो क्या हो जाएगा, रोगी। यानी 50% जो संतानें हैं वो वाहक हैं तथा 50% संतानें क्या हैं, रोगी हैं। तो ऐसे ही आपको परीक्षा में हल करना है। ठीक, समझ में आ गया, ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। अब अभी सवाल आप लोगों को देंगे तो आप लोगों को सवाल हल करना होगा, हल करके जरूर उत्तर डालिएगा, हम चेक करेंगे उत्तर को। ठीक है, चलिए आ जाइए, हम सवाल देते हैं आपको, लिखिएगा। एक स्त्री जो हीमोफीलिया
हीमोफीलिया के रोगी पुरुष से हीमोफीलिया के रोगी पुरुष से होता है तो उनके आने वाले संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति बताइए। सवाल ध्यान से देखिए। एक स्त्री जो हीमोफीलिया की वाहक है उसका विवाह एक हीमोफीलिया के रोगी पुरुष से होता है तो उनके आने वाले संतानों में हीमोफीलिया की वंशावली बताइए। जैसे यह किया गया सवाल है इसके पहले वाला, ठीक वैसे ही इस सवाल को भी हल करना है। हो गया? ऐसे में आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, घबराइएगा नहीं, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपका वो निकलते देर नहीं लगेगा। नंबर बड़ा ही सिंपल रहता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं इसलिए नहीं हो पाता है। घबराने से कुछ होगा नहीं। यदि आपके पास यह हथियार रहेगा तो उस दुश्मन को मारने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आगे चलते हैं हम। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, वह है गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार अर्थात गुणसूत्रों में उलटफेर होने के कारण उत्पन्न रोग। ठीक, तो गुणसूत्रीय विकार ट्राइसोमी, मोनोसोमी, टेट्रासोमी, पेंटासोमी बहुत सारे होते हैं। अब बात करेंगे ये मोनोसोमी क्या होता है या ट्राइसोमी क्या होता है। देखिए, जब युग्मक के पास गुणसूत्र के जोड़े में से एक गुणसूत्र गायब हो, गुणसूत्र के जोड़े में से एक गुणसूत्र गायब हो, जैसे आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि गुणसूत्र हमेशा जुड़ा नहीं होता है, मगर युग्मक जो होता है, युग्मक के पास जो गुणसूत्र होता है एक मादा और एक नर का होता है, यानी एक माता का और एक पिता का होता है। ठीक है, यदि इसी गुणसूत्र में से कोशिका विभाजन के समय मान लीजिए दो कोशिका बना और इन दो कोशिकाओं में से इसमें से एक कोशिका एक गुणसूत्र तो आ गया, परंतु यह गुणसूत्र एकदम नहीं आया और इसमें एक गुणसूत्र ये आया और एक गुणसूत्र दो गुणसूत्र ये आ गया। ठीक, तो जिसमें एक गुणसूत्र आया ये हो जाएगा मोनोसोमी, क्या होगा मोनोसोमी, और जिसमें ये चला गया
ट्राइसोमी। ठीक, ट्राई माने 3, सोमी माने गुणसूत्र, मोनो माने 1, सोमी माने गुणसूत्र, यानी एक गुणसूत्र और 3 गुणसूत्र वाले। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं समजात गुणसूत्रों में उत्पन्न विकार से उत्पन्न रोग। तो समजात गुणसूत्र में हमारा जो मुख्य एक बीमारी जो आपको पढ़ना है वह है डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम की खोज सर्वप्रथम लैकडाउन डाउन नामक साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने देखा और बताया कि इस रोग का जो पीढ़ी एकांतरण है या जो विस्तार है वह 700 बच्चों में से एक बच्चे में पाया जाता है। इन्होंने जब इसका गुणसूत्रीय अध्ययन किया तो उन्होंने यह पाया कि इस रोग में 21वें जोड़े के गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाता है, जिससे इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाता है। उस गुणसूत्र के माध्यम के कारण इन बच्चों में कुछ शारीरिक बनावट सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा भिन्न हो जाती है तथा इनका जो उम्र होता है 12 से 15 साल तक होता है। चिकित्सकीय देखरेख में इन्हें अधिक से अधिक 20 वर्ष तक जीवित रखा जा सकता है और इस रोग से या सीधे इस रोग से पीड़ित बच्चे का जो शरीर होता है उनका कुछ अजीब ढंग होता है संरचना, जैसे में त्वचा खुरदरी होगी, सिर गोला होगा, जीभ मोटी होगी, चेहरा गोल होगा, मुंह हमेशा खुला कर लगेगा, जो अंगुलियां हैं वह ठुड्डीदार होती हैं। ठीक है, तो यह डाउन सिंड्रोम की विशेषता है। क्या है? विशेषता। समझ में आया? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की खोज लैकडाउन डाउन नामक वैज्ञानिक ने डाउन ने सबसे पहले किया था। उन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रखा। उन्होंने यह बताया कि इस रोग में 21वें जोड़े के गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाता है। इस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ने के कारण उनके शारीरिक बनावट या संरचना सामान्य व्यक्तियों की शारीरिक बनावट संरचना से भिन्न होता है। ठीक है, तो ये हमारा डाउन सिंड्रोम का। आगे आ जाइए। लिंग गुणसूत्र विकार। लिंग
गुणसूत्रीय लिंग गुणसूत्रीय विकार। अब देखिए लिंग गुणसूत्रीय विकार क्या है। अभी तो समजात गुणसूत्र पर था, अब यह जो विकार उत्पन्न होगा लिंग गुणसूत्र पर होगा। तो इसमें हमारा मुख्य दो रोग आपको पढ़ना है। एक है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और एक है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर भी कहते हैं इसको। ठीक, तो जो टर्नर सिंड्रोम है यह होता है मोनोसोमी, यह होता है मोनोसोमी। और जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है यह होता है ट्राइसोमी। ठीक, तो जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें होता क्या है। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है जो लिंग गुणसूत्र में उत्पन्न विकार के माध्यम से उत्पन्न होता है। इस सिंड्रोम में या इस रोग में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, अर्थात 23वें जोड़े के गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र का डिलीशन होता है, जिससे इनमें 46 की जगह 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम का आकलन किया गया तो यह देखा गया कि 500 महिलाओं में से एक महिला टर्नर सिंड्रोम की रोगी होती है। एक यक्ष गुणसूत्र डिलीट होने के कारण उस महिला का गुणसूत्र X0 से दर्शाया जाता है। इस रोग से ग्रसित महिला जो होती है वह सामान्य यानी बचपन में एक सामान्य लड़की की तरह ही होती है, परंतु युवावस्था आने पर उस लड़की में जो लैंगिक विकास है वह अनिरुद्ध या अर्ध विकसित होता है, अर्थात इनमें अंडाशय अर्ध विकसित होता है, ब्रेस्ट अर्ध विकसित होता है तथा बाल छोटे होते हैं एवं इन्हें बाज भी कहा जाता है, क्योंकि अंडाशय के अर्ध विकसित होने के कारण इनके शरीर में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, और अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो कितना भी स्पर्म इनके योनि में डाला जाए या छोड़ा जाए कभी भी निषेचन नहीं हो सकता है, जिससे यह मां नहीं बन पाती है, इन्हें बाज कहा जाता है। ठीक, अगला है हमारा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है यह भी एक गुणसूत्रीय विकार ही है या लिंग गुणसूत्रीय विकार है। यह लिंग गुणसूत्र में उत्पन्न व्यतिकरण के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार के सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 47 होता है। इसके 23वें जोड़े के
गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिससे उस पुरुष में महिला के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम लोग किन्नर कहते हैं, वही होता है। अर्थात इस सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष में महिला के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र आ जाता है, वाई के कारण पुरुष की तरह तथा एक्स एक्स के कारण महिला की तरह ही बिहेवियर हो जाता है। इतना ही है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इनका जो जनांग होता है वो अर्ध विकसित होता है, ये स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते रहिएगा। अगर समय मिला, स्कूल अगर आप खुलता है तो हम इस समय पढ़ा रहे हैं, उस समय केवल नोट्स कराएंगे, तो इस बात का ध्यान रहे। नोट्स आप बनाते रहिए, हमारे भरोसे मत रहिए। हमने पढ़ा दिया आपको, सब कुछ बता दिया हूं, जो मैं बोलता हूं वही लिखवाता हूं, तो आप नोट्स को बनाते रहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आज आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हेमोफीलिया और अंतर, इन पांचों में से आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 जरूर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 18 नंबर आपका छूटने ना पाए। हमने तो सब कवर करा दिया है, अब ये आपको ऊपर है, आप 18 नंबर पकड़ लेते हैं कि छोड़ दीजिए। तो ठीक है, आज इसके लिए आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर हम कल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, परीक्षा को निश्चित देखते हुए आप अपनी तैयारी को पूरे कीजिए।